दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए ए मॉडल फैमिली वेब सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही जबरदस्त वेब सीरीज है। अगर आपने इसकी पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर उसे देखें, आपको 100% मजा आने वाला है। अगर नहीं आया तो पैसे वापस। तो बिना समय गवाए कहानी आगे बढ़ाते हैं। 6th एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है। 2 दिन पहले जब डैनी अपने बॉस के पास गया तो राजू उनको भड़का रहा था। फिर बॉस कहता है कि उसको निकालने के लिए मेरे पास कोई रीजन तो होना चाहिए, लेकिन राजू कहता है आपको तो रीजन मिलने वाला है नहीं, लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बॉस कहता है तुम्हारे जो दिल में आए करो, और ये सारी बातें डैनी सुन लेता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। बिरजू ने डैनी को मार मार कर अधमरा करके लटका रखा था। तभी हम जॉन को देखते हैं, जिसने जमीन में खड्डा करके पैसे और माल उसमें छुपा दिया था। फिर वो उसमें से एक पानी की बोतल निकालता है और जिस जगह उसे डिलीवरी करनी थी उसका एड्रेस देखने लगता है। फिर वो अपनी कार में से हैन का फोन निकालता है और चेक करता है, उसमें उसकी वाइफ का मैसेज आया हुआ था कि मैं भाग जाना चाहती हूँ। दूसरी तरफ जॉन की वाइफ उसके झूठ बोलने की आदत से तंग आ चुकी थी। अब वो पता लगाना चाहती थी कि आखिर ये किन चक्रों में पड़ा है। फिर जैसे ही जॉन वहाँ से गुजरता है, उसकी वाइफ उसका पीछा करने लगती है। फिर जॉन एक पब्लिक एरिया में जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उसके पास एक बुढ़िया आती है और एड्रेस देकर कहती है तुम्हें इस जगह पर जाना है। जॉन की वाइफ ये सब कुछ देख रही थी। दूसरी तरफ बिरजू डैनी से पूछता है, मैंने सुना है तुम खुद का धंधा करना चाहते हो। डैनी कहता है अब पम्मा पाजी के साथ काम करना मुश्किल हो गया है। बिरजू कहता है मुझे तुम जैसे 2 टके के गुंडों की राय नहीं चाहिए, मुझे ये बता कि पैसा कहाँ है। डैनी कहता है तुम भी मेरे साथ काम करो। बिरजू कहता है चीजों को उलझाओ मत, मेरा बॉस कभी भी चीजों को नहीं उलझाता। अभी उसकी कॉल आने वाली होगी, फिर हो सकता है तुम्हारी छुट्टी हो जाए और तुम्हारी जगह पर कोई नया बंदा आ जाए। फिर डैनी कहता है प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा वफादार बनकर रहूंगा। लेकिन तभी बिरजू के पास उसके बॉस का फोन आ जाता है। अब डैनी के साथ क्या होगा ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ ली अफसोस मना रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि डैनी ईगल गैंग वालों से मिलने गया है और उसने ये मौका गवा दिया। दूसरी तरफ जॉन की वाइफ अभी भी उसका पीछा कर रही थी। फिर जॉन एक होटल में घुस जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर बोतल की डिलीवरी करनी है। रिसेप्शनिस्ट कहती है सर हमारे पास पानी डिलीवर करने वाली कंपनी है, शायद आप गलत आ गए हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक और लेडी आती है। जब रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि ये पानी का सेल्समैन है तो वो लेडी जॉन को अपने साथ चलने को कहती है। फिर जॉन उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वो लेडी कहती है तुम बेवकूफ हो, तुम्हें पार्किंग लॉट में जाना था। फिर वो अपने बॉस से बात करके जॉन को उसके पास भेज देती है। जॉन की वहाँ पर जाती हुई फट रही थी, क्योंकि वो जगह किसी सुरंग जैसी थी। दूसरी तरफ पम्मा पाजी अपने पैसे गिन रहे थे। फिर जब राजू वहाँ आता है तो वे पैसे छुपाने लगते हैं। तभी राजू कहता है मैं कोई छीन के भाग नहीं रहा। पम्मा पाजी कहते हैं पैसे और कमजोरी हमेशा छुपा कर ही रखनी चाहिए। तभी उनका एक आदमी आकर बताता है बॉस आपके लिए एक डिलीवरी है। जब वो उस पैकेज को खोल कर देखते हैं तो उसमें एक फोन था। तभी फोन पर रिंग बजती है। दूसरी तरफ बिरजू डैनी को छोड़ देता है और कहता है बॉस ने तुम्हारी जिंदगी बख्श दी है। बॉस हमेशा बेस्ट के साथ काम करते हैं, अगर तूने हमसे गद्दारी करने की कोशिश की तो उसकी सजा मौत होगी। उधर पम्मा पाजी फोन सुनकर उदास हो जाते हैं, क्योंकि ईगल गैंग वालों ने डैनी को छोड़ दिया था। फिर राजू कहता है वो हमारे ही माल की डिलीवरी करके हमसे ही पैसा छुपा रहा है। आज भी उसने डिलीवरी करने के लिए जॉन को भेजा है। क्यों ना अब हम पुलिस को ही ये सब निपटाने दें, इससे ईगल गैंग वाले भी नाराज नहीं होंगे। पम्मा पाजी भी मान जाते हैं। दूसरी तरफ जॉन अभी भी उस होटल में चलते ही जा रहा था। फिर उसे वहाँ एक लेडी मिलती है और वो उसे अपने बॉस के पास ले जाने लगती है। वो होटल बहुत ही बड़ा था। फिर जब वो आसपास देखने के लिए रुक जाता है तो वो लेडी कहती है रुको मत, चलते रहो। फिर वो उसे अपने साथ लेकर बॉस के पास पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ियां आ जाती है। उन गाड़ियों को देखकर जॉन की वाइफ अपने बेटे को फोन करती है और कहती है बेटा मैं लेट हो जाऊंगी, तुम्हें जो खाना है वो मंगवा लेना। तभी उसकी बेटी फिर से गैराज में जाती है और देखती है कि उसके पापा ने पैसों को वहाँ से हटा दिया है। तभी वे पुलिस वाले उस होटल के अंदर घुस जाते हैं। जॉन की वाइफ चिंता में थी, क्योंकि जॉन भी उसी होटल में था। होटल के अंदर वो लेडी जॉन को कहती है ये क्या है, सिर्फ एक ही बोतल? मैं जानती हूँ तुम्हारे अड्डों पर आजकल पुलिस के छापे पड़ रहे हैं, लेकिन इस तरह धंधा कैसे चलेगा? तभी उनके पास एक फोन आता है कि पुलिस ने रेड कर दी है। फिर वो लेडी जॉन पर गन तान देती है और पूछती है क्या तू पुलिस वाला है? जॉन कहता है नहीं, मुझे डैनी ने भेजा है। फिर वो लेडी कहती है तो भाग यहाँ से और अपनी जान बचा। फिर जॉन भागने से पहले वहाँ से वो पानी की बोतल उठा लेता है। फिर वो बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वालों ने बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। फिर वो भागकर वॉशरूम में जाता है और खुद को उस वॉशरूम में बंद कर लेता है। तभी डैनी का आदमी डैनी के पास फोन करके बताता है डिलीवरी वाली जगह पर छापा पड़ गया है। फिर जब पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर उस बाथरूम के अंदर घुसते हैं तो जॉन उनको देखते ही कहता है मैं सरेंडर कर रहा हूँ।
फिर जब उसको बाहर ले जाकर गाड़ी में डाला जाता है तो उसकी वाइफ उसे देख लेती है। पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला जॉन से पूछता है, जब आप ड्रग्स लेते ही नहीं तो वहाँ पर क्या करने गए थे? आपका रिकॉर्ड एकदम साफ है, आप एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। मेरा शक तो आप पर ही जा रहा है। फिर जॉन कांपती हुई आवाज में कहता है, मैं वहाँ मस्ती करने गया था। अब मस्ती करना कोई जुर्म नहीं था, इसलिए वो पुलिस वाला उसे छोड़ देता है। तभी ली की कोलीग किम उसके पास फोन करती है और बताती है कि तुम्हारा पड़ोसी एक होटल में पकड़ा गया है, वो वहाँ पर मस्ती करने गया था। फिर जब जॉन अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसे उसकी वाइफ मिलती है। वो पूछती है, तुम उस होटल में क्या करने गए थे और वो पुलिस वाले तुम्हें क्यों पकड़ कर ले गए? तुम्हें पैसा चुराने की सजा मिल रही है ना? उन लोगों ने तुम्हें तुम्हारी फैमिली को मारने की धमकी दी होगी। जॉन कहता है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर उसकी वाइफ कहती है, अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, लेकिन वो कहता है, वे लोग मुझ पर नजर रखे हुए हैं, इससे हमारी फैमिली को खतरा हो सकता है। फिर वो कार से बाहर आकर कहती है, अपने दोनों बच्चों की जान मैं खुद बचा लूंगी, अब तुम्हें हमारे लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। फिर जॉन कहता है कि तुम भी तो मेरी पीठ पीछे अफेयर चला रही हो, तभी तो तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता और तभी तो तुम डिवोर्स लेना चाहती हो। ये बात सुनकर उसकी वाइफ मायूस हो जाती है और शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ खड़ी कार में से डैनी और जस्सी निकल कर आते हैं। फिर डैनी कहता है, जाओ तुम घर चले जाओ। फिर जॉन भी वहाँ से चला जाता है। फिर डैनी पूछता है कि बिरजू राजू के लिए काम करता है ना? जस्सी कहता है, अगर आप कहो तो मैं राजू का काम तमाम कर देता हूँ, अगर वो जिंदा रहा तो ये सब होता ही रहेगा। लेकिन डैनी फिलहाल के लिए मना कर देता है। अगले सीन में हम एक रंगीले बूढ़े को देखते हैं। उसका नाम मार्क था। वो एक लेडी के साथ डेट पर आया हुआ था। फिर अपनी डेट खत्म होने के बाद वो अपने बंगले पर उतर जाता है और अंदर चला जाता है। फिर जब वो लेडी वहाँ से चली जाती है तो वो वापस बाहर आता है और सिक्योरिटी गार्ड को एक्टिंग करने के लिए उसकी फीस देता है। इसका मतलब ये रंगीला बूढ़ा उस अमीर औरत को फंसाने के लिए अमीर बनने का नाटक कर रहा था, जबकि इसने कई महीनों से अपने घर का किराया भी नहीं दिया था। दूसरी तरफ पम्मा पाजी शकाल नाम के एक आदमी से मिलने जाते हैं, जो कि छोटा मोटा ड्रग डीलर था। पम्मा पाजी कहते हैं, आज से हम दोनों ही मिलकर काम करेंगे। जब से मैंने धंधा राजू को संभाला है, धंधे की वाट लग गई है। शकाल कहता है, डैनी जैसा कोई नहीं है। फिर पम्मा कहता है, अगर मैंने उसे नहीं मारा तो वो मुझे मार देगा। तभी डैनी अपने ही एक आदमी की धुलाई करवाकर उसे अपने पास बुलाता है। डैनी ने उसकी पिटाई इसलिए करवाई थी क्योंकि उसने डैनी को धोखा दिया था। वो डैनी की खबरें राजू को देता था। फिर वो डैनी से माफी मांगता है। डैनी कहता है, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो जिंदा रहोगे, चलो अब खाना खाओ। फिर अगले दिन सुबह मार्क के पास उस बुढ़िया का फोन आता है और वो कहती है, मैं आधे घंटे में तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे बंगले पर आ रही हूँ। फिर मार्क कहता है, इतनी जल्दी? अभी तो मैं नहाया भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। फिर जब वो तैयार होकर अपने रूम से बाहर निकलता है तो उसको वहाँ पर शम्पी मिल जाता है। शम्पी कहता है, मिस्टर मार्क, मैं आपको लेने आया हूँ, अब आप इज्जत से चलोगे या हथकड़ी डालकर लेकर चलूं? फिर मार्क कहता है, रुक जाओ भाई, पहले अपनी डार्लिंग को तो फोन कर लेने दो। फिर वो उस बुढ़िया के पास फोन करता है और कहता है कि सॉरी डार्लिंग, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना पड़ रहा है, मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगा। ये बात सुनते ही वो बुढ़िया फोन काट देती है। मार्क कहता है, धत तेरी की, शिकार फंसने ही वाला था। फिर शम्पी उसे कार में बिठा देता है। कार में बैठकर वो ली को देखकर कहता है, हेलो मिस, क्या आपको भी पकड़ कर ले जा रहे हैं या फिर आप कोई डिटेक्टिव हो? मैंने तो कुछ किया भी नहीं और इतनी खूबसूरत डिटेक्टिव मुझे पकड़ने भी आ गई। तभी ली कहती है, मिस्टर पार्क, आप 7 बार जेल जा चुके हैं और इतना बहुत है, अब की बार मैं चाहती हूँ आप हमारे साथ मिलकर काम करें। दूसरी तरफ जॉन की वाइफ अपनी माँ के घर के बाहर बैठी थी। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और कहती है, अपने बच्चों को लेकर अपने घर जाओ। फिर वो अपनी माँ से यहीं पर रुकने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो नहीं मानती। फिर जब वो अपने बच्चों को लेकर अपने घर पर आ जाती है तो उनके घर की बेल बजती है। फिर जॉन के बच्चे जाकर दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं बाहर मार्क आया था। वो पूछता है, बच्चों, क्या ये जॉन का घर है? जॉन की बेटी कहती है, हाँ, लेकिन आप कौन है? मार्क कहता है, मैं तुम्हारा दादा हूँ, ऐसे किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं डैनी पम्मा पाजी के अड्डे पर जाता है। फिर जस्सी कार में से अपने साथी को निकालता है और वहां फेंक देता है। फिर वे दोनों पम्मा पाजी के पास जाने लगते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7th एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जिसमें पम्मा पाजी और डैनी किसी की लाश को ठिकाने लगाने जाते हैं। पम्मा पाजी ने पहली बार किसी को टपकाया था। फिर वे दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि अगर कभी भी ऐसे हालात पैदा हुए कि जिनके कारण हमें एक दूसरे को मारना पड़े तो पहले हम एक दूसरे को बताएंगे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। डैनी अपने आदमी के साथ पम्मा पाजी के पास जाता है। फिर उसको देखकर राजू कहता है, अब तू क्या यहाँ हमें चाकू चलाना सिखाने आया है?
तू सिर्फ ईगल गैंग की वजह से जिंदा है। फिर पम्मा पाजी पूछते हैं यहाँ क्यों आए हो। डैनी कहता है हमने एक दूसरे को वादा किया था कि मारने से पहले हम उसका कारण बताएंगे। अब हम दोनों में से किसी एक को तो मरना ही पड़ेगा क्योंकि आपने एक गलती कर दी है। आपको मुझे इस हरामी की वजह से छोड़ना नहीं चाहिए था। फिर जब ये बात सुनकर राजू डैनी को मारने जाता है तो डैनी उसको पीट देता है। फिर पम्मा पाजी कहते हैं ओके, अब मुझे पता चल गया है, हम दोनों में से एक मरने वाला है, लेकिन ये नहीं पता पहले कौन मरेगा। अब मैं कुत्ता पालने के लिए एक फैमिली मेंबर को तो नहीं मार सकता ना। ये बात डैनी दिल पर ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो अपनी कार के पास जाता है तो उसके पास शाकाल की कार आकर रुकती है। फिर वे एक दूसरे को घूरते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मार्क अपने पोते को पानी लाने के लिए कहता है। फिर जब वो पानी लाता है तो मार्क पूछता है यहाँ दारू है क्या। चवन्नी मना कर देता है। फिर मार्क कहता है जब उसकी माँ मरी तब तक तो वो दारू पीता था, लगता है बीवी ने छुड़वा दी होगी। फिर जॉन की बेटी कहती है कि हम ये बात कैसे मान लें कि आप ही हमारे दादाजी हैं, क्योंकि हमने तो सुना था हमारे दादाजी पागल कुत्ते के काटने की वजह से मर गए थे। मार्क कहता है धत तेरी की, जॉन ने मेरी मौत का ये कैसा बहाना बनाया। देखो हमारे नए नक्श भी मिलते हैं, इसका मतलब ये है मैं तुम्हारा दादा हूँ। अब भागो यहाँ से शरारती बच्चों। तभी जब जॉन की वाइफ घर आती है तो देखती है पड़ोसी का कुत्ता उनकी जमीन खोद रहा है। फिर वो उसको इग्नोर करके घर में चली जाती है। वो घर जाकर मार्क को देखकर डर जाती है। फिर मार्क पूछता है क्या तुम ही इनकी माँ हो? तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। जॉन भी उस समय अपने बच्चों के लिए एक केक लेकर घर आ रहा था। फिर घर आकर जब वो अपने बाप को देखता है तो उसके हाथ से केक नीचे गिर जाता है। फिर वो अपने बाप से पूछता है आपको कैसे पता चला मैं यहाँ रहता हूँ? इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। मार्क कहता है बच्चों के सामने तमाशा मत करो, जब कई सालों बाद बाप से मिलो तो खुश होना चाहिए। फिर वो गुस्से में अपने बाप को सोफे से उठाता है और बाहर ले जाने लगता है, लेकिन तभी मार्क उसको एक घूसा दे देता है। फिर उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। तभी जॉन की बेटी बहुत डर जाती है और पुलिस के पास फोन कर देती है। दूसरी तरफ शाकाल राजू को कहता है सुन बे, बाहर जाकर मेरे लिए कॉफी लेकर आ, मुझे तुम्हारे बॉस से धंधे की बात करनी है, अगर हमारी बात सुनी तो मार पड़ेगी। ये बात सुनकर राजू को गुस्सा आ जाता है, लेकिन पम्मा पाजी उसे बाहर जाने को कहते हैं। फिर बाहर जाकर वो कहता है मोटा ईगल गैंग का रौब दिखा रहा है, जैसे हालात बन रहे हैं ऐसा लगता है कईयों को मारना पड़ेगा, अब ठुल्ले को बुलाने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ दो पुलिस वाले जॉन के घर आ जाते हैं। फिर जॉन की वाइफ कहती है हम रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाना चाहते। फिर जॉन पूछता है बेटा तुमने पुलिस को क्यों बुलाया, ये घर का मामला था। फिर मार्क कहता है मैंने तो बस खुद को बचाया था, खाम खा झगड़ा किया तुम्हारे बाप ने। फिर रात को जब जॉन अपनी वाइफ के पास जाता है फिर वो कहती है कि पहली मुलाकात में तुमने कहा था तुम्हारे पापा मर चुके हैं, अब कहीं तुम्हारी माँ भी तो नहीं आ जाएगी, तुम हर बार हालातों को और बदतर क्यों बना देते हो। फिर जॉन बताता है कि जब भी वो घर आते थे अकाउंट के सारे पैसे निकाल लेते थे, मेरी माँ डबल शिफ्ट में काम किया करती थी, हमने कई बार घर बदला लेकिन हर बार वो घर ढूंढ लेते थे। जब मेरी माँ मरी तब भी पापा आए लेकिन इंश्योरेंस का पैसा लेने, फिर मैंने उनसे रिश्ता तोड़ दिया, अब मैं जल्दी ही उनको घर से निकाल दूंगा, तुम चिंता मत करो। फिर वो अपनी वाइफ को कहता है मैंने कई बार सोचा कि तुम्हें मुझे छोड़कर कोई और क्यों पसंद आया, लेकिन शायद अब मुझे चीजें समझ में आ रही हैं। तुम जिसके लिए मुझे तलाक देना चाहती हो अब वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी और फैमिली की हिफाजत कर सकता हूँ। ये कहकर जॉन वहाँ से चला जाता है। फिर उसका बेटा आकर पूछता है पापा हम उस कुत्ते को अपने साथ क्यों नहीं रखते। फिर वो उस कुत्ते को भगाने के लिए जाता है। मार्क कहता है कुत्ते ने यहाँ जरूर कुछ सूंघ लिया है, अब वो फिर से यहाँ पर आएगा, ये बहुत जिद्दी होते हैं। फिर जॉन उनको कहता है प्लीज आप यहाँ से चले जाओ। मार्क पूछता है क्या तुम किसी मुसीबत में हो। जॉन कहता है तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम बस जाओ यहाँ से। मार्क कहता है मैं तो तुम्हें कुत्ते का बच्चा भी नहीं कह सकता। जॉन कहता है नहीं आप कह सकते हैं क्योंकि मैं सच में हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं ली अपने साथी को बताती है कि शुरू में तो मेरा शक गांजा उगाने वाले आदमी पर गया कि जरूर इसका डिलीवरी वैन के साथ कोई लेना देना है, लेकिन अब मुझे प्रोफेसर जॉन पर शक है। ये बंदा दिखता भोला है लेकिन है पूरा गड़बड़। मैंने उसकी यूनिवर्सिटी में जाकर पता लगाया, हमारा साथी हैन जो गायब हो गया है वो और जॉन दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। शायद जॉन को नहीं पता कि वो आजकल जिन आदमियों के साथ घूम रहा है वे बहुत ही खतरनाक लोग हैं। फिर मैंने उसके बाप के साथ कांटेक्ट किया और उसे बताया कि तुम्हारा बेटा गलत आदमियों के चक्कर में पड़ गया है, वे लोग उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे, अब तुम्हें उनके घर में जाना होगा और जॉन का फोन चेक करके बताना होगा कि उसका उस डिलीवरी वैन के साथ कोई लेना देना है या नहीं। फिर वो शाकाल की फोटो दिखाकर पूछती है इस नए आदमी के बारे में पता लगाओ, अब ये कहानी में नया करैक्टर कौन है। वो पैसा अभी भी इन लोगों को नहीं मिला है और जरूर वो पैसा इसी इलाके में है, इसीलिए तो डैनी इस इलाके में रह रहा है। अब शायद उसके पम्मा के साथ रास्ते अलग हो गए हैं। तभी रात में मार्क को नींद नहीं आती क्योंकि उसने दारू जो नहीं पी थी। फिर वो फ्रिज में से जूस की बोतल निकालता है और मुंह लगाकर पीने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन की वाइफ आ जाती है। फिर उसको देखकर मार्क वहाँ से चला जाता है। फिर वो गुस्से में फ्रिज से जूस की बोतल निकालती है और सारा जूस फेंक देती
देती है। फिर अगले दिन सुबह जॉन अपने बाप को कुछ पैसे देता है और कहता है दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। फिर मार्क कहता है मुझे सिर्फ 1 हफ्ता रुक जाने दो, उसके बाद रोकोगे तो भी नहीं रुकूंगा। फिर जॉन कहता है रुक जाओ, लेकिन इस दौरान तुम मेरी फैमिली में कोई दखलंदाजी नहीं करोगे। दूसरी तरफ डैनी के पास एक मैसेज आता है, कल रात पैसे लेकर बुसान आ जाना। फिर वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, पैसे निकाल लो, मैं नहीं चाहता फिर से कोई गड़बड़ हो, और होगी जरूर। पम्मा पाजी ने शकाल को ऐसे ही नहीं बुलाया। अगले सीन में हम देखते हैं जॉन के घर में कोई भी नहीं था, इसलिए अब मार्क के पास उस घर की छानबीन करने का पूरा मौका था। फिर वो उस घर की छानबीन करने लगता है। जब वो जॉन के रूम में जाता है तो इतने में वहाँ उसकी वाइफ आ जाती है। वो पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मार्क कहता है इस दीवार पर सीलन बढ़ गई है, आगे चलकर ये बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगले सीन में हम देखते हैं जॉन यूनिवर्सिटी की कैंटीन में अपने क्लर्क दोस्त के साथ लंच कर रहा था। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है कॉलेज में मेरी वाइफ के पीछे कौन कौन लड़के पड़े थे? क्लर्क पूछता है क्या हुआ, क्या तुम्हारी वाइफ तुम्हें धोखा दे रही है? फिर जॉन कहता है कुछ नहीं, तुम खाना खाओ। फिर जब वो अपनी कार में बैठा था तो उसके पास डैनी का मैसेज आता है, कल कुछ बड़ा होने वाला है, तुम फ्री रहना। दूसरी तरफ पम्मा पाजी राजू को बुलाते हैं और कहते हैं डैनी प्रोफेसर के जरिए पैसा भिजवाने वाला है, तुम तैयार रहना। तभी मार्क जॉन की वाइफ के पास जाता है और कहता है मेरे फोन की बैटरी खराब हो गई है, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ? फिर वो मार्क को अपना फोन दे देती है, वो भी अनलॉक करके। फिर वो बातें करने के बहाने फोन को दूसरे रूम में ले जाता है और वहाँ जाकर उसकी सारी कॉन्टेक्ट लिस्ट, गैलरी, सभी चैट, हर चीज की वीडियो बना लेता है। तभी वो हैन के द्वारा बनाई गई वीडियो भी देख लेता है और उसे देखकर उसे बहुत दुख होता है। फिर वो उसे फोन वापस दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ली कैप्टन को जॉन और उसकी फैमिली की रिपोर्ट देती है और जांच करने की परमिशन मांगती है, लेकिन कैप्टन कहता है तुम जांच किस चीज की करोगी, ये सब तो आम नागरिक हैं, ऐसा कौन सा सुराग है जो तुमको इनके पास ही मिलेगा, बंद करो ये सब कुछ और इस मिशन को क्लोज करो। फिर ली बताती है कि यहाँ एक खबरी है जो हमारी हर बातें उनको बता रहा है, हमारा अंडरकवर पुलिस वाला भी उसी के कारण मारा गया, प्लीज आप केस क्लोज मत कीजिए, अभी तो मामला साफ होते दिख रहा है। दूसरी तरफ मार्क अपने घर में बैठा जॉन की वाइफ की वीडियो देख रहा था। फिर उसे एहसास होता है कि उसका बेटा क्या कुछ झेल रहा है, लेकिन तभी उसकी नजर फिर से उसी डॉग पर पड़ती है जो ठीक उसी जगह पर खड्डा खोद रहा था। फिर वो उसको वहाँ से भगा देता है, लेकिन उसे शक हो जाता है कि जरूर यहाँ पर कुछ है। तभी उसको वहाँ पर बॉडी का हाथ नजर आता है। फिर वो जॉन के पास फोन करता है, तेरे घर के पीछे लाश दफन है, तूने किसी की जान ली है क्या? ये बात सुनकर जॉन सुन्न हो जाता है क्योंकि अब उसका राज खुल गया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। 8वें एपिसोड में हम देखते हैं जब जॉन घर आता है तो उसका बाप कहता है ये कुत्ता तो ऐसे खुदाई कर रहा है जैसे ये सारी जमीन इसी की हो। फिर वो जॉन को साइड में ले जाकर पूछता है, तुमने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है? जिनकी लाशें तूने यहाँ पर दबा रखी है, क्या उनको तूने ही मारा है? कौन बेवकूफ ऐसा करता है? क्या तुम्हें कहीं और जगह नहीं मिली? ये बताओ पैसे कहाँ हैं? फिर जॉन कहता है वो तो मैंने वापस कर दिए। फिर उसका बाप पूछता है पैसे वापस करने के बाद भी तू उनका हुक्म मान रहा है, पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवा देता? जॉन कहता है मेरा एक पड़ोसी वो पहले ही दफन कर चुके हैं और मैं भी दफन होता होता बचा हूँ। फिर मार्क कहता है तूने तो अपनी पूरी जिंदगी की वाट लगा रखी है। उस समय डिटेक्टिव ली भी वहीं पर मंडरा रही थी और डैनी भी अपने रूम की बालकनी में खड़ा होकर उन सभी को ही देख रहा था। फिर ली अपने घर जाकर मार्क के पास मैसेज भेजती है कि तुमने अब तक कोई खबर क्यों नहीं दी? मार्क कहता है अभी मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा, थोड़ा इंतजार करो। मार्क भी किसी डिटेक्टिव से कम नहीं था, वो हर समय अपने आसपास बड़ी ही बारीकी से निगाह रखता था। फिर जॉन अपनी वाइफ को कहता है मैं कल थोड़ा बिजी रहूंगा, मुझे जरूरी काम है। फिर उसकी वाइफ पूछती है सर्जरी के लिए पैसा कब दे रहे हो? मैं जानती हूँ तुम ड्रग सप्लाई करते हो, फिर भी तुम कुछ नहीं कमा पाते। अब मैं बच्चों को लेकर अपनी माँ के पास चली जाऊंगी, तुम रहो यहाँ अपने डैड के साथ। अब मैं बच्चों का स्कूल भी चेंज कर दूंगी, अब से तुम मेरे किसी भी काम में टांग नहीं अड़ाओगे। फिर जब जॉन सो जाता है तो उसकी वाइफ गैराज में जाती है और अलमारी में चेक करती है कि वहाँ रुपए पड़े हैं या नहीं, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। फिर अगले दिन सुबह जॉन अपनी फैमिली को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो गैराज में जाता है तो वहाँ उसे डैनी मिलता है। डैनी पूछता है तुम्हारे घर में जो बुजुर्ग है वो कौन है? जॉन कहता है वो मेरे पापा हैं, 1-2 दिन में यहाँ से चले जाएंगे। फिर वो कहता है पैसे गाड़ी में रखकर इंतजार करो, लोकेशन थोड़ी देर में देता हूँ। जॉन पूछता है ये सब मुझे कब तक करना पड़ेगा? डैनी कहता है जब तक मैं चाहूँ तब तक। जॉन कहता है कि आपने तो कहा था पैसे देने तक ही मुझे ये सब कुछ करना होगा। फिर डैनी कहता है मरने से तो बेहतर है चुपचाप ये काम करते रहो। फिर जब जॉन अपने घर से निकलता है तो एक आदमी शाकाल को खबर करता है वो पैसे लेकर घर से निकल गया है। फिर शाकाल कहता है ईगल गैंग तक पहुंचने से पहले ही हमें उसे पकड़ना है। फिर वो पम्मा और राजू को कहता है कि अगर डैनी ईगल गैंग से मिल गया तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, तुम कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं करते, तभी तो तुम्हारा कुत्ता तुम्हें ही काट रहा है। दूसरी तरफ मार्क डिटेक्टिव ली को बताता है कि मेरे
मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है। पता नहीं क्यों वो मेरे बेटे को धमका रहे हैं। डैनी ने मेरे बेटे को उसके पूरे परिवार को मार देने की धमकी दी है। आपको सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी आपने मेरे मासूम बेटे की हेल्प नहीं की। फिर ली पूछती है, क्या आपके मासूम बेटे ने पैसों का जिक्र किया? मार्क कहता है नहीं, लेकिन आज वो किसी जरूरी काम से गया है। तभी राजू अपने पुलिस वाले साथी को फोन करता है और कहता है कि आज वे ईगल गैंग से मिलने वाले हैं। तुम एक ही बार में उनका काम तमाम कर दो, फिर आगे से मैं तुम्हें कोई काम नहीं कहूंगा। अगर तुम चीफ बनना चाहते हो तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। लेकिन जब वो मना कर देता है तो राजू कहता है, कोई बात नहीं, अगर मैं डूबा तो तुम्हें भी साथ लेकर डूबूंगा। फिर वो अपने आदमियों के पास जाता है और कहता है, ध्यान से सुनो, वहाँ पुलिस भी मौजूद रहेगी, इसलिए हमें सिर्फ पैसा अपने कब्जे में करना है। हमारा ये काम हमें ईगल गैंग की नजरों में ला देगा। फिर शाकाल और राजू अपनी कारों में बैठ जाते हैं। शाकाल अपने आदमी को कहता है कि उसे फोन कर दो और कह दो पैसा मिलते ही हम ईगल गैंग के पास जाएंगे। हमें इन हरामियों के साथ और काम नहीं करना। अब शाकाल किसके पास फोन करने को कह रहा था ये हमें आगे पता चलेगा। उस समय दो पुलिस वाले उन पर नजर रखे हुए थे। फिर वे डिटेक्टिव ली को फोन करके बता देते हैं कि वे अपने अड्डे से निकल चुके हैं। फिर ली भी शंपी के साथ वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ जॉन की गाड़ी में कुछ गड़बड़ी आ गई थी, इसलिए वो अपनी गाड़ी को ठीक करवा रहा था। तभी उसके पास एक नए नंबर से कॉल आती है, लेकिन वो कॉल कट कर देता है। फिर उसी नंबर से उसके पास मैसेज आता है कि तुम्हारी फैमिली की जान खतरे में है, मुझे अभी कॉल करो। फिर जॉन जब उस नंबर पर कॉल करता है तो दूसरी तरफ से राजू की आवाज आती है। वो कहता है, पता भेज रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। इतने में उसकी गाड़ी भी रेडी हो जाती है। फिर वो अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर राजू के गुंडे उसका पीछा करने लगते हैं। तभी डैनी अपनी कार लेकर एक पार्किंग में घुस जाता है। फिर ली अपनी कार से उतरकर उनको देखने जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन की कार भी आ जाती है। जब जॉन टेरेस पर पहुँच जाता है तो उसके पास डैनी आता है और कहता है, तुम दूसरी गाड़ी वहाँ पर लेकर जाओ, हम तुम्हारे पीछे ही रहेंगे। फिर वो पैसा दूसरी गाड़ी में रख देते हैं और जॉन को दूसरी गाड़ी में भेज देते हैं। ली दूर खड़ी उन सबको ही देख रही थी। फिर जब जॉन उस गाड़ी में बैठने लगता है तो गाड़ी के अंदर अपनी वाइफ को देखकर हैरान हो जाता है। फिर उसकी वाइफ कहती है, जल्दी बैठो, मैं तुम्हें रास्ते में बताती हूँ। दरअसल लास्ट नाइट जब जॉन की वाइफ को अलमारी में पैसे नहीं मिले तो वो डैनी के पास जाती है और उसे कहती है, मैं जानती हूँ आजकल मेरे हस्बैंड तुम्हारे लिए ही काम करते हैं। पुलिस वाले ड्रग्स को पकड़ने के लिए हर जगह छापे मार रहे हैं, इससे ड्रग्स का रेट और बढ़ जाएगा। हमारी मजदूरी भी तो बढ़नी चाहिए। अब अपनी जबान बंद रखने के लिए मेरी दो शर्तें हैं, एक तो तुम हमारे बच्चों से दूर रहोगे, दूसरा हमें इस काम के पैसे चाहिए। और डैनी इन दोनों शर्तों को मान जाता है। फिर डैनी जॉन की कार लेकर वहाँ से निकल जाता है और शाकाल के गुंडे उसको खबर कर देते हैं कि जॉन की कार पार्किंग से बाहर आ गई है। तभी ली भी भागती हुई अपनी कार के पास जाती है और कहती है, प्रोफेसर ग्रे कार में है, जल्दी पीछा करो। रास्ते में जॉन अपनी वाइफ पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम ये सब क्या कर रही हो? फिर उसकी वाइफ कहती है, मुझे अपने बेटे की सर्जरी करवानी है, मुझे बस पैसा चाहिए। तभी अपना रंगीला बूढ़ा चुपके से ली के घर में घुस जाता है। वहाँ जाकर सबसे पहले वो बियर पीता है और फिर सस्पेक्ट बोर्ड को देखने लगता है। तभी जॉन की वाइफ बताती है कि उन्होंने सिर्फ मुझे तुम पर नजर रखने के लिए कहा है और बदले में वे मुझे सर्जरी और इलाज के लिए पैसे देंगे। ये सब मुझे तुम्हारी ही वजह से करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं, आज कुछ भी हो सकता है। तुम क्या फैमिली की हिफाजत करोगे? अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर जॉन कहता है, ये सब कुछ करके तुम भी दलदल में फंस रही हो। दूसरी तरफ शाकाल के गुंडे फोन करके उसे बता देते हैं कि जॉन की कार पुल के पास खड़ी है। फिर कुछ ही देर में शाकाल भी वहाँ पर आ जाता है। फिर जब उस कार में से डैनी बाहर आता है तो शाकाल अपने आदमी को पीटने लगता है और कहता है, मैंने तुम्हें प्रोफेसर का पीछा करने के लिए कहा था, इसका नहीं। उसके पीछे वाली कार में राजू भी बैठा था। वो समझ जाता है कि ये लोग गलत आदमी का पीछा कर रहे थे। फिर वो प्रोफेसर के पास फोन करता है और कहता है, अपनी फैमिली सुरक्षित देखना चाहते हो तो वो पैसे मुझे दे दो। फिर जॉन घबरा जाता है और कहता है, मैं किसी काम से बुसान जा रहा हूँ, वापिस आकर तुमसे मिलूंगा। फिर राजू शाकाल को कहता है, क्या बे, तुम लोग एक भी काम ठीक ढंग से नहीं करते, चलो मेरे पीछे आओ, मैं बताता हूँ वो कहाँ गया है। फिर जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो डैनी का आदमी कहता है, शायद उनको पता चल गया है प्रोफेसर बुसान जा रहा है। डैनी कहता है, अब हमारे पीछे कोई नहीं आएगा, हमारे पास काफी समय है। तभी जब जॉन बुसान पहुंच जाता है तो उसकी वाइफ कहती है, होटल में थर्ड पार्किंग में ले चलो, रूम नंबर 1201 हमारे लिए ही बुक किया गया है। फिर कार से बाहर निकलकर जॉन की वाइफ कार के शीशे पर थैंक यू का ग्रीटिंग रख देती है और कहती है, मुझे यही करने को कहा गया था, बाकी का काम वे खुद कर लेंगे। ली भी उनका पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच गई थी। फिर वो शंपी को कहती है, जाकर देखो वे कहाँ जा रहे हैं। फिर वो खुद होटल के सिक्योरिटी रूम में जाती है। वहाँ वो अपना पुलिस वाला कार्ड दिखाकर कोऑपरेट करने को कहती है। तभी जब जॉन अपने रूम में था तो उसके पास राजू की कॉल आती है। वो बाथरूम में जाकर उसकी कॉल अटेंड करता है। राजू कहता है, देखो तुम
मुझे पैसा दे दो और उसके बाद जैसे जी चाहो अपनी जिंदगी जियो। डैनी से छुटकारा तुम्हें मैं दिलाऊंगा, वरना वो सारी जिंदगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर जब वो वॉशरूम से बाहर आता है तो उसकी वाइफ कहती है डैनी का मैसेज आया है। उसने कहा है अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। अब ये बेचारा दोनों तरफ से फंस गया था। फिर वो अपनी वाइफ को कहता है कुछ और लोग भी हैं जिनको वो पैसे चाहिए, अगर ये पैसे हम उनके हवाले कर देते हैं तो वो हमें कुछ भी नहीं होने देंगे। फिर उसकी वाइफ उसे डांटने लगती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे मेरे बेटे के इलाज के लिए पैसे चाहिए। कुछ ही देर में राजू और शाकाल भी उस होटल में पहुंच जाते हैं। फिर राजू अपने आदमियों से कहता है मुझे सिर्फ पैसे उठाने हैं, कोई हंगामा नहीं चाहिए, तुम लोग जाकर अपनी गाड़ियों में बैठो। तभी जॉन की वाइफ डिटेक्टिव ली को देख लेती है और बहुत घबरा जाती है क्योंकि सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही थी। फिर लिफ्ट में जाने से पहले राजू ठुल्ले के पास मैसेज करता है कि जब मैं तुम्हें इशारा करूं तो तुम समझ जाना क्या करना है। फिर जब वे लिफ्ट में जाते हैं तो जॉन की वाइफ वहां पर पहले से ही खड़ी थी, उसको नहीं पता था ये दोनों कौन है। फिर वो जल्दी से अपने रूम में जाती है और जॉन को कहती है कि मैंने पार्किंग में हमारी पड़ोसन को देखा है जो पुलिस वाली है, वो हमारी कार की निगरानी कर रही थी, हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा। फिर जब वे वहाँ से बाहर जाने लगते हैं तो शाकाल और राजू रूम के अंदर आ जाते हैं। फिर वो उन दोनों को अपने साथ पार्किंग में ले जाने लगते हैं और कहते हैं तुम लोग हमें पैसे देकर चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तभी लिफ्ट के अंदर शम्पी भी आ जाता है, उसके आगे सब लोग चुप हो जाते हैं। तभी शम्पी का फोन बजने लगता है लेकिन वो फोन नहीं उठाता। शाकाल कहता है तेरा फोन बज रहा है घोंचू। शम्पी कहता है पता है, जानबूझकर नहीं उठा रहा। फिर शाकाल पूछता है तू पुलिस वाला है ना, मैंने तुझे हाल में भी देखा था, तू छिपा हुआ था। फिर उन दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है और जैसे ही लिफ्ट खोलती है जॉन और उसकी वाइफ वहाँ से भाग जाते हैं। वे दोनों काफी डरे हुए थे इसलिए सीधा अपनी कार उठाते हैं और पार्किंग से बाहर जाने लगते हैं। वे लोग चेक भी नहीं करते कि कार में पैसे पड़े हैं या नहीं। तभी ली की नजर अपने फटे हाल दोस्त पर पड़ती है, इसलिए वो जाकर उसे संभालती है। वहाँ से निकलकर जॉन डैनी के पास कॉल करता है लेकिन वो तो फोन उठाता ही नहीं। तभी उसके फोन पर राजू का फोन आता है। राजू कहता है तू हमें पैसे क्यों नहीं दे देता साले, मैंने तुझे पहले भी कहा था मुझे तेरी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो तुझे डैनी से बचा रहा था। इतने में वहाँ पर शाकाल की कार भी आ जाती है और वो शीशा नीचे करके राजू को ही बुरा भला कहने लगता है। राजू कहता है तुझे क्या हो गया साले, अभी तो तू ठीक था। डिटेक्टिव ली भी उनके पीछे पीछे ही आ रही थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जॉन का बेटा अपने मम्मी पापा के बारे में पूछता है। फिर उसका दादा कहता है बेटा वो यहीं पास में ही किसी आंटी से मिलने गए हैं, सुबह तक आ जाएंगे, तब तक मैं हूं ना यहाँ पर। दूसरी तरफ राजू और शाकाल में झगड़ा अभी भी चल रहा था। फिर आगे चलकर एक मोड़ आता है, तभी राजू की कार शाकाल की कार को टक्कर मार देती है और वो वहीं पर खड़ी हुई कार में ठुक जाता है। फिर वो अपने ड्राइवर को कहता है जॉन की कार को टक्कर मारो। फिर जैसे ही वे उसे टक्कर मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जॉन अपनी कार को एक ट्रक के आगे से मोड़ लेता है और राजू की कार ट्रक के साथ टकरा जाती है। फिर राजू अपनी कार में से निकलता है और देखता है कि जॉन की कार भी वहीं पर खड़ी है। फिर वो अपनी टूटी लातों से जॉन की कार के पास जाता है और चेक करता है वे दोनों कार में थे ही नहीं। फिर वो डिग्गी चेक करता है, वहाँ पैसे भी नहीं थे। तभी वो देखता है वहाँ पर पुलिस आ रही है। फिर वो वहाँ से खिसक जाता है। तभी वहाँ पर ली भी आ जाती है और वो राजू को जाते हुए देख लेती है। उसके माथे पर भी चोट लगी हुई थी क्योंकि शाकाल के साथ साथ उसकी कार का भी एक्सीडेंट हो गया था। तभी वो कंटेनर्स के बीच राजू को गन पॉइंट पर ले लेती है। राजू पूछता है अब तू कौन है, क्या तू पुलिस वाली है? ली पूछती है तुझे डील के बारे में कैसे पता चला? राजू कहता है क्योंकि डील ही हमारी थी। फिर ली पूछती है जो ईगल गैंग के बंदे पैसे लेने के लिए वहाँ पर आने वाले थे वे कहाँ है? राजू कहता है मुझे क्या पता, भाड़ में गए वे सब। अगर तू मुझे यहाँ से जाने देगी तो मैं तुझे ईगल गैंग वालों के बारे में बताऊंगा। उसके पास वो फोन भी था जिससे पम्मा ईगल गैंग वालों को फोन किया करता था और राजू ये फोन उसकी तिजोरी से चुरा लाया था। तभी वहाँ पर पुलिस की कार आ जाती है। फिर उसको देखकर राजू कहता है चल एक सौदा करते हैं जिसमें हम दोनों का ही फायदा है। तू इस नंबर पर कॉल करना, मैं तुम्हें उस पुलिस वाले का नाम बताऊंगा जो हमारे लिए काम करता है। फिर वो उसे जिंदा छोड़कर पुलिस वालों के पास चली जाती है और राजू वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ जॉन एक नदी किनारे पहुंच जाता है और वहां जाकर डैनी को बार बार फोन करता है लेकिन डैनी फोन नहीं उठाता। फिर वो पैसों को संभालता है और देखता है उस बैग में नकली नोट भरे पड़े थे, यानी कि डैनी ने उन्हें जानबूझकर मरने के लिए भेज दिया था, ये जानते हुए भी कि जब उनको नकली नोट मिलेंगे तो वे उन दोनों को मार भी सकते हैं। डैनी उन नोटों को उड़ा कर ले गया था, उसने उन दोनों को धोखा दिया था और शायद इस बात का उसे गिल्ट भी था। फिर वो अपने फोन में जॉन की मिस कॉल देखता है और ये जानते हुए कि शायद वो किसी मुसीबत में हो सकता है वो उसे बैक कॉल नहीं करता। नोटों की जगह पर कागज के ढेर देखकर जॉन और उसकी वाइफ दोनों ही टूट जाते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 9th एपिसोड में हम देखते हैं जॉन और उसकी वाइफ
बस में बैठकर वापस अपने घर जा रहे थे। जिस जगह उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था, अब उस जगह बहुत सारी पुलिस आ गई थी और टीवी में न्यूज आ रही थी कि एक सड़क दुर्घटना में 4-5 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया है। वे सभी कारें एक दूसरे का पीछा कर रही थी। उस न्यूज को जॉन का बाप भी सुन रहा था और पम्मा भी। फिर गुस्से में आकर पम्मा कहता है, क्या वहाँ से पैसा उठाना इतना मुश्किल था जो इतना रायता फैला दिया? अब जल्दी से राजू को ढूंढो और उससे वो फोन छीन कर लाओ। अगर ईगल गैंग वाले आ गए तो हम सब मारे जाएंगे। फिर वो अपनी वाइफ के पास कॉल करता है और कहता है मैं कुछ दिन के लिए घर से बाहर रहूंगा। फिर वो अपनी गन निकालता है और पैसों को बैग में डाल लेता है। शायद ये डरकर कहीं छिपने जा रहा था। दूसरी तरफ राजू के पास डिटेक्टिव ली का फोन आता है। राजू कहता है प्लीज तुम मुझे बचाने का रास्ता ढूंढो, फिर मैं तुम्हें उस पुलिस वाले का नाम बता दूंगा। अगले सीन में हम बिरजू को देखते हैं। एक पुलिस वाला उसे जाकर बताता है कि आपको लेफ्टिनेंट ने बुलाया है। फिर वो लेफ्टिनेंट के रूम में जाने लगता है। उस स्टेशन का हर आदमी उसकी रिस्पेक्ट करता था और यही अब डैनी का साथी था। इसने डैनी को ऑर्डर दिया था कि वो प्रोफेसर को मार दे और खुद कुछ दिन अंडरग्राउंड हो जाए, लेकिन डैनी ने प्रोफेसर को नहीं मारा। फिर जॉन और उसकी वाइफ सीधे हॉस्पिटल जाते हैं जहां उनका बेटा दाखिल था। तभी मार्क वहां आता है और बताता है कि डॉक्टर ने बिल जमा करवाने के लिए कहा है। फिर जॉन वहां से जाने लगता है। उसकी वाइफ पूछती है कहां जा रहे हो? वो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर वो सीधा अपने घर जाता है, लेकिन तभी उसके पास डैनी का फोन आता है। डैनी कहता है कि ईगल गैंग वाले अब अपने रास्ते के कांटे खत्म करेंगे, तुम चौकन्ने रहना, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा। डैनी का एक आदमी अभी भी उनके ऊपर नजर रखे हुए था। फिर वो डैनी को जाकर बताता है कि प्रोफेसर अकेला ही घर गया है। अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस चीफ अपनी टीम पर चिल्ला रहा था। वो कहता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन वाले यहाँ आ रहे हैं मेरे इलाके में और तुम लोग कान खोलकर सुन लो, अब तुम सब पर कार्रवाई होगी और तब तक कोई कुछ नहीं करेगा। फिर किम कहती है कि रिटायरमेंट से पहले प्रमोशन भी तो आपको ही चाहिए था। ये बात सुनकर चीफ उसे चांटा दिखाता है और कहता है आज तक मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ रहा है, अब दफा हो जाओ यहाँ से। फिर वो ली को कहता है पिछले 2 सालों में तुमने इस केस में क्या ढूंढा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ कोई फाइल नहीं लगनी चाहिए और अगर उन्हें पता चला हमारा अंडरकवर ऑपरेशन नाकामयाब रहा तो हम सब मरेंगे। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आ जाती है। उस समय ली और किम दोनों बातें कर रही थी। किम कहती है कि लगता है मेरा ट्रांसफर होने वाला है दूर कहीं ऐसे गांव में जिसका मैंने आज तक नाम भी नहीं सुना होगा। बिरजू भी उसी टीम के साथ यहाँ पर आया था। फिर उसको देखकर ली कहती है खाने पर मिलते हैं। फिर ली जॉन के घर जाती है। वो जॉन को कहती है मैं जानती हूँ तुमने ही अपने पड़ोसी की खबर पुलिस को दी थी, एक दिन तुम भी अपने गांजा उगाने वाले पड़ोसी के जैसे मारे जाओगे। मुझे नहीं पता डैनी तुम्हें कैसे ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन अगर उस पर चल रहे केसेस की छानबीन होगी तो तुमसे भी पूछताछ की जाएगी। अब तुम मुझे सच सच बता दो तुम और तुम्हारी बीवी उसके चक्कर में कैसे फंस गए, तभी मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाऊंगी। जॉन कहता है माफ कीजिए, मुझे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। ली कहती है इसका मतलब तुम भी उनके साथी बन गए हो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी जस्सी डैनी को आकर बताता है कि वो पुलिस वाली जॉन से मिलने गई थी, हमें मुसीबत आने से पहले उससे पीछा छुड़ा लेना चाहिए। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की छानबीन चालू थी। तभी बिरजू के पास उसके एक आदमी का मैसेज आता है कि पम्मा का पता चल गया है। फिर वो उसका एड्रेस डैनी के पास भेज देता है और कहता है जाकर संभालो उसे। तभी पम्मा के पास उसका एक आदमी आता है और कहता है बॉस हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। फिर वो अपने दोनों आदमियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। फिर उसके आदमी उसको लेकर खाली मैदान में चले जाते हैं और वहाँ कार खड़ी करके वहाँ से भाग जाते हैं। तभी पम्मा को शक हो जाता है कि उसके आदमियों ने उसे धोखा दिया है। फिर वो देखता है कि एक ट्रक तेज स्पीड में उनकी ही तरफ आ रहा है। फिर वो कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कार के दरवाजों पर चाइल्ड सेफ्टी लॉक लगे थे, इसलिए वो बाहर से ही खुल सकते थे, अंदर से नहीं। फिर वो ट्रक बहुत ही बुरी तरह से उस कार को रौंदते हुए चला जाता है। दूसरी तरफ राजू अपने लिए पेन किलर्स लेने जाता है और जब वो बाहर आता है तो उसको पकड़ने के लिए 2 आदमी आ जाते हैं। तभी रात को जब बिरजू अपने अड्डे पर जाता है तो देखता है पम्मा भी वहीं पर था और राजू भी। फिर पम्मा कहता है मेरा कसूर क्या है, मैं तो सिर्फ डैनी को ही मारना चाहता था, ईगल गैंग वालों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। फिर बिरजू कहता है तुम्हें शकाल के पास जाना ही नहीं चाहिए था, किसी और सप्लायर के पास जाने के बारे में तुमने सोचा कैसे। फिर पम्मा कहता है मेरा 4 साल का छोटा बेटा है। फिर बिरजू कहता है जिनकी तू जिंदगियां खत्म करता है क्या उनके बेटे नहीं होते। फिर वो अपनी पॉकेट से एक गन निकालता है और उन दोनों के पास फेंक कर कहता है अब तुम दोनों में से कौन जिएगा खुद ही फैसला कर लो। तभी राजू जल्दी से वो गन उठा लेता है और कहता है अगर आपने मेरी बात मानी होती तो ये सब बिल्कुल नहीं होता। फिर वो पम्मा को ठोक देता है। अगले सीन में हम देखते हैं जॉन अपनी क्लास में लेक्चर दे रहा था। फिर उसको गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आकर सभी को वहाँ से भगा देता है, लेकिन तभी उसके पास राजू आता है
वो कहता है जिसकी लाश तुमने अपने घर के पीछे दफनाई थी वो एक पुलिस वाला था। उस आदमी को अपने घर के पीछे दफनाकर तुम्हें नींद कैसे आती थी? चल अब अगर तू चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तू बस एक बार मुझे डैनी से मिलवा दे, मैं तुझे हमेशा के लिए उस दरिंदे से आजाद करवा दूंगा। उस समय डैनी का आदमी उन दोनों को छुप छुप कर देख रहा था। फिर वो ये बात डैनी को बता देता है। तभी डैनी के दो आदमी उसे आकर बताते हैं कि कल रात पम्मा को मार दिया गया और राजू को छोड़ दिया गया। डैनी कहता है कि उसका बेटा तो अभी सिर्फ 4 साल का है और उन्होंने राजू को जिंदा छोड़ दिया, इसकी भी जरूर कोई वजह होगी। उस समय राजू उदास बैठा था और पम्मा पाजी को याद कर रहा था। फिर उसे याद आता है कि बिरजू ने उसे डैनी से लेकर प्रोफेसर तक सबको खत्म करने के लिए कहा था। फिर जब राजू ने पूछा कि उसके बाद मेरा क्या होगा, तुम मुझे जीने तो दोगे ना? तो बिरजू ने जवाब दिया, ज्यादा सोचोगे तो अभी मारे जाओगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्क फिर से डिटेक्टिव ली के पास जाता है और उसे फिर से समझाता है कि मेरा बेटा मुजरिम नहीं है। ली कहती है अगर वो मुजरिम नहीं है तो छिप क्यों रहा है? फिर मार्क कहता है मैडम मुझे नहीं पता तुम लोग किस तरह की गैर कानूनी जांच के चलते बुरी तरह से फंस गए हो। मुझे तो ये पता है कि तुम्हें एक बूढ़े आदमी के बच्चों पर इस तरह के इल्जाम नहीं थोपने चाहिए। अगर तुम मेरी फैमिली से दूर नहीं रही तो मुझे रिपोर्टर्स बुलाने पड़ेंगे। फिर ली कहती है इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जाकर जॉन से कह दो अपना जुर्म कबूल कर ले वरना मारा जाएगा। फिर मार्क के जाने के बाद वो राजू के पास कॉल करती है और कहती है तुम कोई छोटा मोटा क्राइम करके 6 महीने के लिए अंदर चले जाओ, मैं तुम्हें अपने आप बाहर निकाल लूंगी, लेकिन बदले में तुम मुझे उस पुलिस वाले का नाम बता दो। राजू कहता है मुझे जेल भिजवाना चाहती हो, तुम इसी को मदद करना कहती हो, चल फोन रख। दूसरी तरफ जब जॉन की वाइफ हॉस्पिटल में थी तो उसकी बेटी उसे कहती है कि पापा जरूर किसी मुसीबत में हैं। अपनी गैराज में भी बहुत सारे रुपए पड़े थे, आपको उन्हें रोकना चाहिए। इस काम में आप पुलिस की हेल्प कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। फिर वो अपने पति के बारे में सोचने लगती है, लेकिन फिर जब वो अपने बेटे के रूम में जाती है तो वहाँ उसे डिटेक्टिव ली मिलती है। फिर वो जॉन की वाइफ को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और कहती है कि मर्द सोचता है कि वही फैमिली को अच्छे से संभाल सकता है, जबकि एक औरत उससे कहीं ज्यादा अच्छे से संभाल सकती है। फिर जॉन की वाइफ पूछती है मुझे क्या करना होगा जिससे मेरे पति को कोई भी नुकसान ना हो। ली कहती है तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। फिर वो बताती है कि मेरे पति का कहना है कि जब उन्हें वो वैन मिली तो उस वैन में नोटों के अलावा कुछ नहीं था। वो वैन इस इलाके से 30 किलोमीटर दूर थी। ली कहती है मुझे यकीन है उस वैन में नोटों के अलावा कुछ और भी था, जॉन जरूर कुछ छुपा रहा है, तभी तो वो डैनी के साथ मिल गया। चलो ठीक है, अगर तुम्हें कुछ पता चले तो इस नंबर पर कॉल कर देना। फिर रात को उसके पास जॉन की कॉल आती है। उसकी वाइफ पूछती है तुम कहाँ हो? जॉन कहता है मैं कल आ जाऊंगा। एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं पता, मैं ही तुम्हें बुसान ले गया था, बस आज रात की बात है, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो राजू को अपनी कार के पीछे बिठाकर डैनी के पास ले जाने लगता है। तभी उसके फोन पर बिरजू का मैसेज आता है कि डैनी और प्रोफेसर का क्या हुआ। राजू कहता है फिलहाल मैं डैनी के पास ही जा रहा हूँ और उसके बाद मैं प्रोफेसर को भी मार दूंगा। फिर वो डिटेक्टिव ली के पास एक रिकॉर्डिंग सेंड कर देता है और वो रिकॉर्डिंग थी डिटेक्टिव ली की कोलीग किम की। रिकॉर्डिंग में वो राजू को कहती है कि तुम डिटेक्टिव हैन को खत्म कर दो क्योंकि वो एक अंडरकवर एजेंट है। ये रिकॉर्डिंग सुनकर ली के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। फिर वो उस ऑडियो को शंपी के पास भेजकर उसे कॉल करती है और कहती है मैंने तुम्हें एक ऑडियो भेजा है, उसको सुनो और जांच शुरू कर दो। फिर वो उस रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है। दूसरी तरफ डैनी राजू और जॉन से मिलने जा रहा था। उन दोनों का जिस जगह पर मिलना तय हुआ था जॉन राजू को उस जगह पर पहुंचा देता है। फिर राजू कहता है अब तुम सीधा अपने घर जाओ, पता नहीं तुम इन सब में कैसे फंस गए। फिर वो वहां पर बनी हुई बिल्डिंग के अंदर जाता है और आवाज देता है मैं आ गया हूँ। फिर जब वो और अंदर जाता है तो डैनी के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और चाकू से 2-3 बार स्टैब कर देते हैं। जॉन भी उस समय उसी बिल्डिंग में था, यानी कि जॉन ने उसको धोखा दे दिया था। फिर जस्सी राजू को कहता है अगर तू गद्दारी नहीं करता तो तेरा ये हाल कभी नहीं होता। राजू कहता है नहीं, हम सब का ये हाल हुआ है जॉन की वजह से। इस साले ने पैसे उठा लिए वरना सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तुम क्या सोचते हो तुम बच जाओगे? ईगल गैंग वाले तुम सबको मार देंगे, क्यों ना हम ईगल गैंग को ही पकड़वा दें। एक पुलिस वाली ने मुझे ये वादा किया है कि वो मेरी हेल्प करेगी, लेकिन वे लोग उसकी एक भी बात नहीं सुनते और उसे मार देते हैं। राजू को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख जॉन कांप जाता है। तभी ली जॉन के घर पुलिस बुला लेती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है जिसमें हम देखते हैं जॉन डैनी के पास जाता है और बताता है कि जो आदमी मेरे घर के पीछे दफन है वो एक पुलिस वाला था और उसके बारे में उन्हें कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा। फिर डैनी कहता है तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला है
जॉन कहता है मैं जानता हूँ, तुम लोगों का कहना मानूं या ना मानूं, मेरी मौत तो तय है। अगर सरेंडर किया तो ईगल गैंग वाले मार देंगे और नहीं किया तो तुम लोग मार दोगे। फिर डैनी उसको फोन देकर कहता है राजू को फोन करो और कहो आज तुम मुझसे मिलने वाले हो, बस यही एक रास्ता है जिससे तुम खुद को बचा सकते हो। फिर जॉन ने डैनी के साथ मिलकर राजू को धोखा दिया और बेचारे को मरवा दिया। फिर जॉन कहता है इसको मारने की बात नहीं हुई थी, मैंने सोचा तुम इसके साथ मिलकर ईगल गैंग वालों को पकड़ोगे। फिर जस्सी कहता है तुम अपने घर जाओ। फिर जब वो अपने घर जाता है तो देखता है वहाँ पर बहुत सारी पुलिस आई हुई थी। फिर जब वो अंदर जाने लगता है तो पुलिस वाले उसे रोकते हैं, लेकिन वो कहता है ये मेरा ही घर है। पुलिस वाले उस घर में जगह जगह खुदाई कर रहे थे, लेकिन अब तक उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा था। फिर घर के अंदर से बिरजू बाहर आता है और अपने चीफ को कहता है घर के अंदर भी हमें कुछ नहीं मिला। फिर चीफ सभी को वापस चलने के लिए कहता है। तभी ली जॉन के पास आती है और कहती है जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं उसे ढूंढती रहूंगी, क्योंकि वो मेरे लिए सब कुछ था। जिस दिन मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिला तुम बचोगे नहीं। उसकी बातें सुनकर बिरजू मन ही मन हंसने लगता है। फिर वो अपने आदमी के पास फोन करता है पूछने के लिए कि उन दोनों की लड़ाई का क्या हुआ, लेकिन उसका आदमी फोन ही नहीं उठाता। फिर उन सबके जाने के बाद मार्क जॉन को कहता है तुम्हारी वाइफ को मैंने ही कहा था कि आज तुम हॉस्पिटल में रुक जाना। जॉन पूछता है यहाँ क्या हुआ था, आपने लाशों को कहाँ दफन किया। मार्क कहता है डोनी के घर के पीछे। अब कभी भी पुलिस वालों को इन लाशों के बारे में पता चला तो वे सोचेंगे कि उस कमीने ने ही इन्हें मारा और वहीं पर दफन कर दिया। अब जब तक पुलिस उसे ना ढूंढ ले तुम कोई भी बेवकूफी मत करना। दूसरी तरफ डैनी राजू के फोन से ईगल गैंग के नंबर का एड्रेस ट्रेस कर लेता है और वहां पहुंच जाता है। वहां उसे एक आदमी मिलता है। फिर जब वो उसकी कुटाई करता है तो वो आदमी बताता है कि मेरा काम तो सिर्फ मैसेज भेजना है, कॉल आने पर ही मुझे पता चलता है मुझे किसको क्या मैसेज भेजना है। फिर डैनी पूछता है क्या तू अपने बॉस तक पहुंच सकता है। दूसरी तरफ बिरजू लगातार अपने आदमी को फोन कर रहा था, लेकिन वो आदमी फोन रिसीव नहीं कर रहा था। फिर वो अपने अड्डे पर देखने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर उसे कोई भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ जॉन खड्डे में से वो सामान निकालता है जो उसने लाशों के साथ दफनाया था। उसमें कार का डैश कैम भी था। फिर वो उसके कार्ड को निकालकर अपने फोन में चलाकर देखता है और उसे पता चलता है कि उन लोगों ने ही एक दूसरे को मारा था, क्योंकि उसमें जो गुंडा था उसको पता चल गया था कि उसका साथी एक पुलिस वाला है और उस फुटेज में जॉन भी अपनी कार से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा था और ये एक तरह का सबूत था कि जॉन ने उनको नहीं मारा। फिर वो अलमारी में रखा हुआ एक छोटा सा बैग चेक करता है जिसमें उसने अपने बेटे के इलाज के लिए कुछ रुपए छुपा रखे थे और ऐसा करने के लिए उसे डैनी ने ही कहा था। तभी जस्सी डैनी के पास आता है और पूछता है क्या प्रोफेसर की फैमिली इतनी अहम है कि हम ईगल गैंग के खिलाफ ही हो जाएं। तभी उसके पास मैसेज आता है कि पैसे तैयार रखना, हम कल मिलेंगे। फिर वो जस्सी को बताता है कि मैंने पहली लाश यहीं पर दफनाई थी और उसके बाद मेरी जिंदगी नर्क हो गई, अब तो मैं सब कुछ खत्म करके ही मानूंगा। तभी जॉन ली को मिलने के लिए बुलाता है और उसे वो सबूत दे देता है। फिर घर जाकर वो उसे देखकर खूब रोती है। फिर उसे अपने बॉयफ्रेंड हैन की कही हुई बातें याद आती है कि कभी किसी पर भरोसा मत करना। फिर उसे वो पल भी याद आता है जब वो अपने बॉयफ्रेंड से लास्ट टाइम मिली थी। तभी वहाँ पर शंपी आता है। ली पूछती है हमारी टीम कहाँ है। शंपी बताता है कि वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चे भी खुश हैं कि उनके पापा सस्पेंड हो गए। फिर शंपी ली को एक मेमोरी कार्ड दिखाता है जो उसने किम की कार के डैश कैम में से निकाला था। तभी हैन के मोबाइल से उसके पास एक फोटो आती है कि मैं यहाँ हूँ। फिर वो भागकर बाहर जाती है और ये सोचती है शायद हैन आ गया, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। फिर वो डैनी के घर के पीछे उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ की वो तस्वीर थी। फिर वो पागलों की तरह उस जगह को खोदने लगती है। दूसरी तरफ जब किम अपनी कार में आकर बैठती है तो डैश कैम में से नोटिफिकेशन साउंड आता है कि डैश कैम में कार्ड नहीं है। फिर उसका शक सीधा ली पर जाता है और वो समझ जाती है कि वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही जानती है। दूसरी तरफ ली को जमीन खोदते समय हैन के हाथ पर बंधी हुई घड़ी दिख जाती है और फिर वो फुट फुट कर रोने लगती है। उस समय जॉन दूर खड़ा उसे ही देख रहा था। दूसरी तरफ शंपी उस मेमोरी कार्ड को अपने लैपटॉप में कॉपी कर देता है और फिर वो ली के द्वारा भेजी हुई रिकॉर्डिंग दोबारा सुनने लगता है जिसमें किम राजू के साथ बात कर रही थी। तभी वो खिड़की से देखता है कि किम आ रही है। फिर वो नीचे उसे रिसीव करने के लिए जाता है। किम घर के अंदर आकर घर को अच्छे से चेक करने लगती है क्योंकि उसे ली कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। शंपी ने उसे बताया भी था कि वो घर पर नहीं है, लेकिन फिर भी वो घर को चेक करती है। फिर वो शंपी को कहती है क्या तुम मेरे लिए एक कॉफी लाओगे, और फिर जब वो फ्रिज से दूध निकाल कर लाता है तो वो शंपी को ठोक देती है। फिर वो लैपटॉप में से मेमोरी कार्ड निकाल कर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद जब ली अपने घर वापस आती है तो शंपी की लाश देखकर खूब रोने लगती है। फिर जब वो
शम्पी को लेकर हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ बैठकर उसके फोन में से एक रिकॉर्डिंग सुनती है। दरअसल जब किम वहाँ पर आई तो शम्पी ने अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन कर लिया था। फिर उनकी सभी बातें उस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई, किम के आने से लेकर गोली चलने तक सब। फिर उस रिकॉर्डिंग को सुनकर वो खूब रोती है। फिर वो अपने बाकी के साथियों के पास जाती है जो अपने बच्चों के साथ मस्ती कर रहे थे। फिर वे ली को देखकर उसके पास आते हैं। ली उन्हें एक पैकेट अपने पास संभाल कर रखने के लिए देती है। फिर वे पूछते हैं शम्पी कैसा है। वो बताती है कि वो हॉस्पिटल में है, जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। दूसरी तरफ डैनी को ईगल गैंग के बॉस के बारे में पता चल जाता है। फिर जब वो वहाँ पर जाने लगता है तो जस्सी कहता है मैं भी आपके साथ चलूंगा। डैनी कहता है नहीं, ये सब मुझे अकेले ही करना होगा। दोस्तों, ईगल गैंग का बॉस कोई और नहीं बल्कि बिरजू ही था, जो कि एक पुलिस वाला भी था। वो एक पुरानी सी बस्ती में जाता है जहाँ पर उसने डैनी को पैसों के साथ आने को कहा था। फिर वो घर के अंदर जाता है तो देखता है वहाँ पर उसके आदमी की लाश पड़ी है। तभी डैनी वहाँ आता है और उसके ऊपर टूट पड़ता है। फिर उन दोनों में काफी देर तक फाइट होती है। वे लड़ते लड़ते अधमरे हो जाते हैं। तभी डैनी के हाथ गन लग जाती है। फिर वो बिरजू को गन पॉइंट पर ले लेता है। बिरजू कहता है ये सब करने की क्या जरूरत थी, तुम्हें सिर्फ प्रोफेसर को मारना था और कुछ दिनों के लिए गायब होना था। डैनी कहता है उसके बाद भी क्या तुम मुझे जिंदा रहने देते? बिल्कुल नहीं। फिर डैनी कहता है मैं जानता हूँ तू ईगल गैंग का बॉस नहीं है, तू सिर्फ एक मोहरा है, बता तेरा मालिक कहाँ है। लेकिन जब बिरजू नहीं बताता तो डैनी उसे ठोक देता है। फिर वो उसकी पॉकेट में से उसका फोन निकालकर उसकी फोटो खींचता है और उसके बॉस के पास भेज देता है और लिखता है बात करना चाहते हो तो अभी फोन करो। फिर वो उस घर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देता है। दूसरी तरफ ली अपने पुलिस स्टेशन जाती है। आज वो यहाँ किम को उसके कर्मों की सजा देने के लिए आई थी। उसके हाथ में एक गन भी थी। फिर वो सबके सामने किम का भेजा उड़ा देती है और ऐसा करते ही सब लोग उसे पकड़ लेते हैं। फिर अपने बॉयफ्रेंड की मौत का बदला लेकर वो खूब रोती है। उधर हॉस्पिटल में शम्पी भी दम तोड़ देता है, इसलिए उसके मरने पर उसके साथी खूब रोते हैं। फिर पुलिस वाले उस इलाके की अच्छे से छानबीन करते हैं और उन्हें डोनी के घर के आसपास बहुत सारी लाशें मिलती है। अब टीवी के सभी न्यूज चैनल में बस यही न्यूज दिखाई जा रही थी। रात को डैनी भी अपने घर में बैठा यही न्यूज सुन रहा था कि ईगल गैंग अपने ड्रग्स को पानी की बोतल में भरकर सप्लाई करते हैं ताकि किसी की भी नजरों में ना आ पाए। कल उन्हें जितनी भी लाशें मिली उन सब का इस केस के साथ कुछ न कुछ संबंध जरूर है। तभी रात को जब जॉन अपने घर से निकलता है तो डैनी के घर की तरफ देखता है कि शायद अब भी वो उसके ऊपर नजर रखे हुए है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। फिर जब वो हॉस्पिटल में अपनी वाइफ के पास जाता है तो वो कहती है कि तुम अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। फिर जॉन कहता है कुछ साल पहले हम सब कितना खुश हुआ करते थे, अब ऐसा क्या हो गया कि मैं फैमिली का हिस्सा ही नहीं रहा। उसकी वाइफ कहती है जब से मैंने तुमसे शादी की है तब से ही मैं घुट घुट कर जी रही हूँ। ये बात सुनकर जॉन को बहुत दुख होता है। फिर जब वो अपने बेटे के पास जाता है तो उसका बेटा कहता है पापा कभी कभी लगता है मेरा बीमार रहना ही सही है, क्योंकि जब भी मैं बीमार होता हूँ हमारी फैमिली करीब आ जाती है। फिर वो अपने बेटे को गले से लगा लेता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी मार्क उसको पीछे से आवाज लगाता है और कहता है जब तुम छोटे थे तब मैं भी तुम्हें छोड़कर चला गया था, मुझे माफ कर देना। ये बात सुनकर जॉन की आंखों में पानी आ जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने घर जाकर अपने बेटे के जन्मदिन की वीडियो देखता है जिसमें उसकी फैमिली उसके साथ बहुत खुश थी। वो वीडियो देखकर जॉन इमोशनल हो जाता है और खूब रोता है। चलो भाई लोग, इसको देखकर खुद मत रोने लग जाना। अब काम की बात सुनो। अगले दिन जॉन पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करता है ताकि पिछले कुछ दिनों में उसने जो कुछ भी किया है वहाँ जाकर उसका कन्फेशन कर सके। लेकिन फिर वो जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ा होकर उसके परिणाम सोचने लगता है। दूसरी तरफ डैनी भी इंतजार कर रहा था कि ईगल गैंग की तरफ से कोई न कोई कॉल जरूर आएगी, लेकिन नहीं आती। लेकिन फिर जब वो जाने लगता है तो उसके फोन पर ईगल गैंग की रिंग बजती है और उसको देखकर वो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ जॉन अभी भी जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ा विचार विमर्श कर रहा था। लेकिन फिर जब वो पुलिस स्टेशन जाने लगता है तो उसके फोन पर ईगल गैंग की तरफ से कॉल आती है कि अगर अपनी फैमिली प्यारी है तो इस फोन को अपने पास रखना और हमेशा ऑन रखना। इसका मतलब ये था कि ये आसमान से गिरा और खजूर में अटका। लगता है अब ईगल गैंग वाले इससे अपने माल की डिलीवरी करवाएंगे और इसी के साथ इस सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वेब सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।